मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। हर एक वीडियो मेरी तरफ से तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन वो महत्वपूर्ण है या कैसा है वो आप लोगों का रिस्पॉन्स बताता है। मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं, भाई आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और दो शब्द कमेंट्स में लिख दीजिए जैसा लगा है। अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बताइए, आपका कमेंट्स मेरा ज्ञान की वृद्धि करेगा। जिस प्रकार मेरा वीडियो आपकी ज्ञान की वृद्धि करता है, तो आपके कमेंट्स, आपका लाइक करना मेरा उत्साह बढ़ाता है। आज एक महत्वपूर्ण कुंडली पर बात करेंगे। चाहे कन्या हो या पुरुष हो, आप दोनों को मान कर ले लीजिए। मैं जहां बीच में दोनों की जरूरत होगी तो मैं दोनों के विषय में बताऊंगा। उससे पहले ये 12 भाव है, मैं हमेशा बताता हूं। कोई कोई नए जातक जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है और खाने पीने के चीजों का यानी हमारे माउथ यानी मुंह का भाव भी द्वितीय भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन का भाव है। चतुर्थ भाव माता भूमि मकान आदि का भाव है। पंचम भाव शिक्षा, संतान और सरकार का खजाना भी है। बुद्धि का भाव है। विवेक तो द्वितीय भाव से आता है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण संघर्ष का भाव है। सेवा का भाव है। नलियाल पक्ष का भाव है। दूसरी तरफ सप्तम भाव जीवन साथी का, तो व्यापार का भाव है। अष्टम भाव कष्ट का भाव है। गूढ़ ज्ञान का भाव है। दबा हुआ खजाना है। वहीं पर नवों भाव भाग्य का भाव है। उच्च शिक्षा का भी भाव है। दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है, प्रशासन का भाव है और पिता के सुख का भाव बोला गया है। पिता का भाव नवम है तो पिता के सुख का भाव दसम भाव बोला गया। दसम भाव से ही बलवान होने से हमको सरकारी नौकरी मिलती है, नौकरी में प्रतिष्ठा मिलती है, या हमको राजनीतिक किसी भी किस्म की प्रतिष्ठा मिलेगी तो दसम भाव से मिलेगी। ये शीर्ष केंद्र है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। आमदनी का भाव है। बड़े भाई का भाव है। मित्रों का भी भाव है। द्वादश भाव का भी महत्व कम नहीं है। खर्च का भाव है। सेवा सुख का भाव है। दंड का भाव है। विदेश का भाव है। मोक्ष का भी भाव है। हम कभी कभी जब ऐसा बताते हैं तो हमको बताते हैं ये धर्म त्रिकोण है और ये मोक्ष के त्रिकोण है, हम बताते हैं, लेकिन वो पूरा बताने से तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जो जो जरूरत है हम बता करके आपका मार्गदर्शन करते हैं। दर्शकों, आज के विषय में हम बात करेंगे, अगर द्वितीय भाव में शुक्र भी है और मंगल भी है और वो अग्नि तत्व राशि में है। अग्नि तत्व राशि कौन सी होती है? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इसमें शुक्र भी हो और मंगल भी हो और फिर बड़े मजे की बात है अगर राहु और शनि का प्रभाव भी हो। हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अभिभावक के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आप अभी से देख लीजिए, बचपन में ही देख लीजिए, समझ जाइए, नहीं तो बाद में परेशानी की बात आ जाएगी। व्यवसाय में परेशानी आएगी, धन की चिंता बनी रहेगी, विवाह बाधा होगा। द्वितीय भाव में मंगल और शुक्र पर शनि राहु का प्रभाव होगा। संक्रामक रोग की उत्पत्ति होगी। ऐसी कुंडली है। आयु देखो 28 साल है। 28 साल तो अभी विवाह का दौर चल रहा है, जवानी की बात है। 19 नवंबर 1997 कृष्ण पक्ष 5 पुनर्सु 4 बुधवार को पैदा हुआ। जन्म के समय पे वृश्चिक लगन उदय हुआ, 20 डिग्री लेकर के है। बुध 22 डिग्री लेकर के, सूर्य 2 डिग्री 58 है। देखिए, उदय अंश है 20 और सूर्य के अंश है 258। जब उदय अंश हुआ तो दोनों में 18 डिग्री का फर्क है, तो सूर्य यहां पर मृत अवस्था में हो गया, उसका प्रभावहीन हो गया। आगे चलते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र 19 डिग्री और मंगल 13 डिग्री धनु राशि में है। जैसा मैंने बताया, अग्नि तत्व राशि में है।
तृतीय भाव में गुरु अपनी मकर राशि में है, 21 डिग्री लेकर विराजमान है। चतुर्थ भाव में केतु 22 डिग्री है और पंचम भाव में शनि मीन राशि में 20 डिग्री लेकर के है। नवम भाव में चंद्रमा 25 डिग्री लेकर के है, ना के बराबर है भाई। नवम भाव में चंद्रमा कोई फायदा नहीं है। दसम भाव में राहु 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। ये ग्रहों की स्थिति रही। बुध की महादशा चल रही है 17/5/22 से लेकर 18/5/37 तक ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध अपने नक्षत्र में है। शुक्र की अंतर्दशा चल रही है 10/10/23 से लेकर के 11/8/26 तक, पूर्वाषाढ़ा अपने नक्षत्र में है, शुक्र अपने नक्षत्र में। अब बात करते हैं हम वैनाशिक नक्षत्र। पुनर्वसु से 22वां नक्षत्र वैनाशिक पड़ता है और उसके स्वामी केतु। केतु इसमें विनाशकारी होगा। जब भी केतु जहां भी प्रभाव डालेगा विनाशकारी डालेगा। अब समझने वाली बात है कि गुरु नीच राशि में है। अगर कन्या की कुंडली है तो विवाह का कारक गुरु है, पति का प्रतिनिधित्व करता है। और गुरु चाहे कन्या की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, संतान संबंधित, विवाह संबंधित परेशानी आती है। हरिवंश पुराण ये कहते हैं, हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है लेखक ने, कि जब गुरु पाप ग्रह की राशि में हो, शत्रु राशि में हो और नीच राशि में हो, तो वह पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप गुरु इस स्थिति में आता है और पितरों का श्राप होता है। ऐसे जातक को श्राद्ध के लिए तर्पण आदि करना चाहिए, मतलब नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, तो गुरु नीच राशि में है। कन्या के लिए विवाह में परेशानी आएगी। अब बात करें शुक्र और मंगल की। विवाह का कारक पुरुष जातक के लिए शुक्र है और स्त्री हो या पुरुष हो, दर्शकों, शुक्र भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र लक्ष्मी भी है, शुक्र बेटी भी है, शुक्र स्त्री भी है, शुक्र मां भी है। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित है तो फिर परेशानी वाली बात आ जाती है। दूसरी तरफ मंगल ऊर्जा है। अभी यहां पर देखिए, समझने की बात यह है कि मंगल रिप्रेजेंटेट कर रहा है लगन को और शुक्र रिप्रेजेंट करता है सप्तम भाव को, यानी लगन और सप्तम भाव। आप मोटे तौर पर ऐसा मानिए कि ये पति पत्नी है। क्यों? सप्तम भाव स्त्री का है और लगन का, प्रथम भाव लगन का, पति पत्नी है। मंगल ऊर्जा है और शुक्र भोगविलास का कारक है, तो संबंध, प्रेम संबंध बन सकते हैं। अकल इतनी ही बात हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात चलेगी, उनका अच्छा निवाह होगा अगर ऐसा है तो शुक्र और मंगल अगर वृश्चिक लगन में, लग्नेश स्वयं प्रतिनिधि का है और सप्तम भाव स्त्री का है, तो दोनों का, पति पत्नी का, अगर ऐसा शुक्र मंगल है तो अच्छा प्रेम संबंध चलेगा। मानने वाली बात है, चलेगा। और आधुनिक युग में तो प्रेम विवाह की बात है। लेकिन परेशानी क्या आती है कि राहु की पंचम दृष्टि और शनि की दसम दृष्टि है। जब राहु उसमें शामिल हो गया, शनि शामिल हो गया, तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत है। ये बड़ी समस्या की बात आएगी। विवाह में देरी होगी, हो भी जाए तो परेशानी होगी, मधुरता नहीं होगी। ये मैंने आपको बता दिया। शुक्र सप्तमेश भी है, पाप प्रभावित है। लग्नेश भी पाप प्रभावित है। लग्नेश जब पाप प्रभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा अनुभव बताता है उनका कोई पुरुष, उनकी जीव आत्मा अतृप्त योनि में है। एकादश भाव का स्वामी बुध लगन में है। धन की हमेशा चिंता रहेगी। व्यवसाय से संबंधित दसम से दसम सप्तम भाव पड़ता है। व्यवसाय में राहु है, केतु की दृष्टि है, दसम भाव पीड़ित हो गया। ये दसम भाव पीड़ित हो गया और दसम भाव का स्वामी सूर्य लगन में मृत अवस्था में हो गया, अंशों में कमजोर हो गया। व्यवसाय में परेशानी आ गई, व्यवसाय नहीं मिल रहा है। शिक्षा तो मिली, शनि ने शिक्षा तो दे दी, लेकिन व्यवसाय नहीं मिल रही। गरीब घर से बच्चा पढ़ तो लिया, आगे व्यवसाय नहीं है। खर्च की बात करें, शुक्र द्वादश भाव का स्वामी है और नित्य भाव में है। खर्चा तो अधिक होगा, खर्चा अधिक होगा। अब मंगल का आपको मैं बताता हूं, इसमें अग्नि तत्व राशि में अगर मंगल हो तो ऐसा जातक, अगर पुरुष है तो मदिरा पान भी करेगा और मांस का सेवन भी करेगा, और स्त्री है तो मांस का सेवन अवश्य करेगी। और उनकी आदत होगी शीघ्र धनी बनने की, लालसा रहेगी।
अकस्मात धन की प्राप्ति कैसे हो, वो सोचता ही रहेगा। और युवा अवस्था में विधुर भी हो सकते हैं, युवा अवस्था में जीवन साथी छोड़ भी सकता है, मंगल के प्रभाव से, मंगल के प्रभाव में होता है। ऐसा जातक जो भी काम करेगा उसके पास स्त्रियां होंगी और उनसे धन भी कमाएगा, लेकिन उसको भी वैशन में फूंक देगा, ऐसा काम करता है जातक। अग्नि तत्व राशि, जैसे मैंने पहले बताया, मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि, उनके लिए नौकरी करना अच्छा है। धन दौलत अपने वैशील स्वभाव से होगा, धन दौलत से, और उसको खत्म कर देगा, खर्च कर देगा वैशील स्वभाव से, ऐसा। शुक्र भी आ गया, अब यहां पर शुक्र और मंगल आ गया, अकेला तो मंगल था अग्नि तत्व में, तो शुक्र भी अग्नि तत्व में राशि में आ गया, परेशानी वाली बात है। शुक्र सप्तमेश भी है, भोग विलास का कारक भी है, प्रेम प्रसंग की तरफ झुकाव होगा, हो सकता है नहीं होगा, अच्छी बात है। आजकल तो सभी प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, और पति पत्नी मान के सोचो, ये जातक स्वयं है तो ये उसकी पत्नी है, तो प्रेम प्रसंग होकर विवाह कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रहे, इस युति पर राहु का प्रभाव है, विच्छेदात्मक प्रभाव है, और शनि का भी विच्छेदात्मक प्रभाव है। ऐसा मैं हमेशा बताता हूं कि सूर्य, शनि, राहु द्वादश भाव का स्वामी और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये सब पृथकवादी है। सूर्य पृथक राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, सूर्य की यहां पर सप्तम दृष्टि अशुभ आ रही है, और बुध यहां पर अष्टमेश भी है, बुध एकादश भाव का स्वामी है, अष्टमेश भी है, और शत्रु है लग्नेश का, तो शुभ प्रभाव नहीं देगा। अष्टमेश जब लगन में होता है तो प्रत्येक कार्य में बाधा आएगी, यह भी एक विवाह में बाधा का कारण बनता है। यहां पर बुध और सूर्य भी बाधा करता है, और शुक्र मंगल का पीड़ित होना और गुरु का नीच होना, यानी कन्या हो या पुरुष हो, दोनों के विवाह में परेशानी वाली बात आती है। मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की डिग्रियां है 13 डिग्री 20 से लेकर के 26-46 तक। राहु की भी पंचम दृष्टि है, शनि की दशम दृष्टि है। इस प्रकार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर सूर्य, मंगल, शनि, राहु का 4 ग्रहों का प्रभाव है, और मंगल रोगेश भी है। लग्नेश की बात छोड़ दीजिए, मंगल छठे भाव का स्वामी है, उसकी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि छठे भाव में है, लग्नेश के साथ रोग भी देगा। तो जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पीड़ित होता है तो रीढ़ की हड्डी में परेशानी आ जाती है, मधुमेह हो जाता है, पथरी हो जाती है, पेट के में गैस आ जाती है, लीवर और पाचन क्रिया ध्वस्त हो जाती है, गुप्त रोग हो सकते हैं, क्योंकि इनका शुक्र स्वामी है, गुप्त रोग देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मंगल, शुक्र, शनि, राहु की यहां पर ये आ रही है। तो दर्शकों, ये मैंने एक होनहार बालक जो व्यवसाय भी नहीं मिल रहा उसको, पढ़ भी लिया और शादी भी नहीं हो रही, दोनों का ही मैंने बता दिया। द्वितीय भाव में गड़बड़ आ गई है, द्वितीय भाव में शनि, राहु, मंगल, शुक्र का प्रभाव आ गया, बदनामी के कारण बन सकते हैं। अभिभावकों, अभी से जाग जाओ, अपने बच्चों की कुंडली देखो, जब इस मुकाम पर पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होगी, पहले से ही उपाय कर लीजिए। पितृदोष निवारण कीजिए, पितृदोष निवारण कीजिए। मंगल को राहु पीट रहा है, शांति कराइए। मंगल को शनि पीट रहा है, शांति कराइए। राहु शुक्र को पीट रहा है, शांति कराइए। और शुक्र शनि से भी पीट रहा है, शांति कराइए। केंद्र में कालसर्प योग है, केतु राहु है, कालसर्प दोष की भी शांति कराइए। और कुछ सूर्य को आप अर्घ देना, नाम सूर्य को बलवान कीजिए, आपको व्यवसाय अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप एक आदत बना लीजिए, अब सुबह उठने के बाद जब सूर्य उदय मान लिया 7 बजे होता है, तो 8 बजे तक उसको अर्घ दे देना चाहिए विधिवत, तो आपके काफी कुछ आपको परेशानियों से राहत मिलेगी, अवश्य मिलेगी। सूर्य को बलवान अवश्य। अगर आप समझते हैं कि मेरा ये छोटा सा वीडियो जो मैंने आपको बताया, कुछ बातें बहुत ही की पॉइंट्स की बताए, रामायण बनाने को तो 1.5 घंटे का वीडियो बना दूं, उसका नहीं मतलब नहीं है।
लेकिन पिन पॉइंट पर मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं मेरे वीडियो से आपका मार्गदर्शन हुआ है तो भाई मेरा आपसे आग्रह जरूर रहेगा, भाई लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट में 2 शब्द लिख दिए ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और आगे इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियों को वीडियो बना करके शास्त्रों के आधार पर है आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।